दोस्तों, आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम लोगों का अपवाह तंत्र व प्रतिरूप का पार्ट 2 होगा, दूसरा हिस्सा। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने अपवाह तंत्र और प्रतिरूप में क्या अंतर होता है, इन दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये अंतर को समझा था। और जो अपवाह तंत्र है उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं और सब टाइप्स हैं, जैसे कि सीक्वेंट एंड इनसीक्वेंट, और फिर इनसीक्वेंट के जो सब टाइप्स हैं, और फिर सीक्वेंट के जो सब टाइप्स हैं, इन चीज़ों की हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी की। और हम लोगों ने ये देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ होता है कि एक नदी की ओरिजिन होती है और उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें जगह जगह से ट्रिब्यूटरीज आके मिलने लगती हैं। इतना जो हिस्सा हुआ ये हुआ अपवाह तंत्र का। और ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं तो उससे एक शेप बनता है, ये होता है प्रतिरूप। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रतिरूप से। तो ये हम लोगों का पहला प्रतिरूप है आपके सामने। ये है हम लोगों का रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, आयताकार अपवाह प्रतिरूप। ये टॉपिक बुक्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, केवल हमको इसका मतलब जानना है। तो प्रतिरूप का मतलब पैटर्न, किस पैटर्न से रिवर्स एक दूसरे से मिल रही हैं, कैसा शेप बन रहा है, कैसा वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इजी शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो जब रिवर्स इस तरीके से मिलती हैं, जो सहायक नदियां हैं वो अपनी मेन रिवर्स में मिल रही हैं, और फिर वो मेन रिवर, जैसे अब चंबल है तो चंबल के लिए तो यमुना हो गई मेन, फिर यमुना गंगा में, तो ये सब अगर वो आयताकार शेप का जब होता है तो वही होता है हम लोगों का आयताकार प्रतिरूप या रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। और इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये आयताकार शेप बन रहा है। अब एग्जैक्ट तो रेक्टेंगुलर हो नहीं सकता, रिवर है, लेकिन फिर भी एक वैसा शेप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जब आयताकार शेप देखने को मिले तो वो हम लोग का होता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये दूसरा है हम लोगों का डेंड्रिटिक पैटर्न, पादपाकार या वृक्षाकार प्रतिरूप। तो ये भी सिंपल है, रिवर्स जब इस तरीके से मिल रही हैं कि मेन रिवर देखिए थोड़ा डार्क ब्लैक में है, बाकी छोटी छोटी रिवर्स मिलती जा रही हैं, और जो शेप बन रहा है वो बन रहा है कैसा, वो बन रहा है वृक्ष के आकार का। तो हमको इसमें ध्यान जो देना है वो इसी चीज़ पे देना है कि जो शेप निकल के आ रहा है वो कैसा आ रहा है। पहले वाले में ऐसा शेप नहीं था, पहले वाले में कैसा था, वो जो उसके ब्लॉक्स थे वो थोड़ा आयत जैसे रेक्टेंगुलर शेप में लग रहे थे, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल चेंज है। अब जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है गंगा नदी का ये सिस्टम, तो ये एक डेंड्रिटिक पैटर्न का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाएं होती हैं, वैसा ही कुछ ये हमें देखने में लगता है। तो देखिए कितना सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें बहुत इसकी गहराई में नहीं जाना है, बस इसके शेप को समझना है और किस तरह के शेप के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको समझना है। तो ये अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा रेक्टेंगुलर पैटर्न, वो भी बहुत सिंपल था, और ये हम लोगों का हो गया डेंड्रिटिक पैटर्न। अब ये जो रिवर्स इसमें मिली हुई हैं, ये रिवर्स एक मेन नदी है, उसकी ओरिजिन हुई होगी, फिर उसमें रिवर्स मिली होंगी, तो ये सिस्टम हुआ। और जो इसका डेंड्रिटिक शेप निकल के आ रहा है ये हुआ इसका पैटर्न। तो दोनों में अंतर को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब अगला हम लोगों का ये जो हम लोग का पैटर्न है, ये पैटर्न है जो ये पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब कि ये अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है। ये भी बहुत सिंपल है। ये स्थिति हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती है, ये स्थिति हम लोगों को मेनली वहाँ पे देखने को मिलती है जैसे कि जिन स्थानों में कोई ऊंची पहाड़ी है और उस ऊंची पहाड़ी से नदियाँ निकल रही हैं। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल, इसके तो एग्जाम्पल बहुत सारे जगहों पे हैं, लेकिन इसका जो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है वो हम लोग सब जानते हैं, अमरकंटक। अमरकंटक से, जैसे अमरकंटक एक चोटी है और उस चोटी से जो रिवर्स निकल रही हैं, ठीक है, जैसे नर्मदा,
तो अमरकंटक की चोटी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रांची का जो प्लेटो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पे भी इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे आपको इसके एग्जाम्पल मिलेंगे कि एक कोई चोटी है और उस चोटी से ढेर सारी रिवर्स निकल रही हैं और निकलने के बाद फिर अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही हैं। तो ये हो गया हम लोगों का रेडियल या अरीय अपवाह प्रतिरूप। तो कितना सिंपल है ये, कुछ नहीं करना, बस एक पहाड़ी है और पहाड़ी से अब पहाड़ी अगर उठी हुई है तो सिंपल सी बात है कि रिवर्स निकलेंगी ही निकलेंगी। ये जस्ट उसका अपोजिट सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, उस वाले में क्या था, हमेशा दो चीज़ों को इस तरीके से हम लोगों को लेके चलना है, कंबाइन करते हुए, दोनों में अंतर को समझते हुए। कि उसमें क्या था कि उसमें एक गुंबद से रिवर्स बाहर की ओर आ रही थी। यहाँ गुंबद नहीं है, यहाँ गड्ढा है। तो जब कोई गड्ढे वाला स्थान रहेगा तो क्या होगा, बाहर ऊंचा है, बीच में गड्ढा है, तो जो बाहर के ऊंचे भाग हैं वहाँ से रिवर्स जो गड्ढा होगा, जो धंसा हुआ हिस्सा होगा, कोई लेक हो सकती है, उसमें जाके गिरेंगी। तो इसके तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। जैसे इसका काफ़ी जो अच्छा एग्जांपल है वो है, जैसे हम लोग का ब्लैक सी है। ब्लैक सी एक झील है, ब्लैक सी हुआ, कैस्पियन सी हुआ, अरल सी हुआ, ये सारे जो हम लोग के सी हैं, हम लोग बोलते तो सी हैं बट ये सब लेक्स हैं, बड़ी बड़ी लेक्स हैं। तो इनमें बहुत सारी रिवर्स गिरती हैं। तो जहाँ पर भी जैसे कोई लेक है और उस लेक में चारों ओर से रिवर आके गिर रही हैं, तो इस तरह का जो हम लोगों को देखने को मिलता है, कोई किसी गड्ढे में भी गिर सकती हैं, किसी लेक में गिर सकती हैं, लेकिन बस ये ध्यान देना है कि वो एक मतलब थोड़ा सा गहरा हिस्सा हो। अब कोई झील है तो निश्चित सी बात है कि गहरा ही हिस्सा होगा और उसमें आसपास के क्षेत्रों से रिवर्स आएंगी, और आसपास के क्षेत्रों से आ रही हैं मतलब आसपास के क्षेत्र उस लेक से ऊंचे हैं, तभी तो आ रही हैं रिवर्स, और इसमें गिर जाएंगी। तो ये जो है इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो भी लेक्स हमारी हैं, और इंडिया में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो ये हम लोगों का रेडियल वाला है और सेंट्रीपिटल है, इन दोनों में डिफरेंस को समझ लेना है कि एक में सेंट्रीपिटल वाले में रिवर्स जो नदियाँ हैं वो बाहर से उस गड्ढे में गिर रही हैं जा कर के, ठीक, मतलब कि ये एक डाउन, एक गहरा क्षेत्र है। और जो पहला वाला था हम लोग का रेडियल वाला, उसमें क्या था, उसमें बीच में उठा हुआ पर्वत था और उस पर्वत से जो रिवर्स थी वो बाहर की ओर निकल रही थी। तो रेडियल या अरी वाला जो है वो और सेंट्रीपिटल, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हम लोग का है एनुलर अपवाह प्रतिरूप या वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। वलयाकार अपवाह प्रतिरूप बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि बीच में एक पर्वत होता है और पर्वत के चारों ओर जो रिवर्स होती हैं वो जैसे वलय होता है ना, रिंग, उस आकार में वो कह सकते हैं कि उनका फ्लो होता है। तो तीन तो आपके ऐसे हैं जो अभी हम लोग देखे, एक तो सेंट्रीपिटल वाला, एक सेंट्रीफ्यूगल वाला, और एक ये एनुलर या वलयाकार, मतलब कि अरी वाला जिसमें जो रिवर्स हैं वो बीच से बाहर की ओर आ रही हैं गुंबद से, एक हम लोग का अभिकेंद्रीय वाला जिसमें बाहर के क्षेत्र से अंदर की ओर चली जा रही हैं, और एक ये वलयाकार। ये तीन तो बिल्कुल माउंटेन से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वलयाकार में क्या है, वलयाकार में उस माउंटेन के चारों ओर जैसे एक रिंग होती है वो ऐसा शेप बना रही है रिवर्स, तो वो हो जाता है हम लोग का वलयाकार। इसके कुछ एग्जांपल्स इंग्लैंड में, यूएसए में मिलते हैं, और बाकी इंडिया में भी कहीं ना कहीं तो इसके एग्जांपल्स होंगे ही, बट बहुत ज़्यादा सर्च करने पे ऐसा कोई मुझे बहुत ज़्यादा सटीक एग्जांपल नहीं मिला, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम्पल को, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में क्लियर बिल्कुल एग्ज़ाम्पल पता हो तो ही आप एग्ज़ाम में ऐड करें, नहीं तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये आपका हो गया एनुलर या वलयाकार। तो अभी तक हम लोगों ने कई तरह के पैटर्न्स देखे, और आपको एक चीज़ लग रही होगी कि इसमें हम लोगों को बुक्स में क्या है,
किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उसमें शामिल कर दिया गया है, जो कि ठीक है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट को जानना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो हम लोगों का पैटर्न है ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, और इसके एग्जांपल्स भी काफ़ी मिलते हैं। समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने इंडिया है, और इंडिया का जो हम लोग का पश्चिमी तटीय मैदान है, तो पश्चिमी घाट आप सभी लोग जानते हैं। पश्चिमी घाट से ढेर सारी नदियाँ निकलती हैं और पश्चिमी तटीय मैदान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। जब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे, अभी हम लोग रिवर्स पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ रिवर हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन अभी हम लोग साउथ इंडिया के रिवर्स नहीं पढ़े हैं। जब हम लोग साउथ इंडिया के रिवर्स पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार और बहुत ढेर सारी रिवर्स पढ़ेंगे। ये रिवर्स जो हैं अरब सागर वाली, स्पेशली इसका एग्जाम्पल जो अरब सागर में गिरने वाली रिवर्स हैं और जो आती हैं पश्चिमी घाट से, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो घाट से निकलती हैं और फिर मैदान से होते हुए वो गिर जाती हैं अरब सागर में और एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ही सटीक है, तो इसको आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाला तो बहुत सरल है कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक पहाड़ी है और सिंपल सी बात है, किसी पहाड़ी से कई नदियाँ क्रम से निकल के सागर में मिलती जा रही हैं। समानांतर का मतलब क्या हुआ? समान अंतर, एक गई देन उसके थोड़ी से बगल में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ऐसा ही हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलता है कि गोवा, महाराष्ट्र के रिवर्स, फिर गोवा में, केरल में जो जो छोटी छोटी रिवर्स हैं इन स्टेट्स की, वो इसी तरीके से उनका फ्लो अरब सागर में होता है। तो ये हम लोग का हो गया समानांतर अपवाह प्रतिरूप। और इसके आगे ये आगे नेक्स्ट ये है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस का जो हम लोग का ड्रेनेज पैटर्न है ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसे जाली। इस फिगर में हम लोग को जो शेप देखने को मिल रहा है जाली नुमा शेप। तो जब जो मेन रिवर फ्लो का डायरेक्शन देखिए, मेन रिवर है और बगल से रिवर्स उसमें मिलती जा रही हैं, ठीक है। तो इससे जो शेप इसका बन रहा है वो कैसा बन रहा है? जालीनुमा बन रहा है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इसलिए इसको बोलते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब जब भी हम लोग ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं तो जनरली स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न से। और इसका फॉर्मेशन भी सिंपल है, जो कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, कि एक मेन रिवर चली आ रही है और बगल से उसमें रिवर्स मिलती जा रही हैं। कॉन्सेप्ट हर पैटर्न का सेम है कि एक मेन रिवर होगी और उसकी ट्रिब्यूटरीज ढेर सारी होंगी। अब वो ट्रिब्यूटरीज जब मिल रही हैं तो कैसा शेप निकल के आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि उस सिस्टम का पैटर्न कौन सा होगा। अब गंगा वाले में इस तरीके से मिल रही हैं कि डेंड्रिटिक बन रहा है। नर्मदा में, सोन में जो ऊंचे पहाड़ से निकलती हैं, मतलब ऐसा निकलती हैं कि किसी गुंबद से निकल रही हैं चारों ओर, वो वाला आकार जब बन रहा है तो वो अरही वाला हो जाता है। तो बस सबका थोड़ा सा प्रोसेस अलग अलग है, बाकी मेन कॉन्सेप्ट तो सभी का सेम ही है, क्योंकि हर जगह हम लोग मेन रिवर और ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट हेरिंग बोन सिस्टम, हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न, ये थोड़ा सा कम फेमस है, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। ये जैसे हम लोग की जो हेरिंग फ़िश होती है, कभी हम लोग ओशनोग्राफी में फ़िश की बात करेंगे तो डिटेल में हम लोग फ़िश का अध्ययन करेंगे कि किस तरह की फ़िशेज़ होती हैं, क्लूपियॉड, गैडॉइड, तरह तरह की फ़िशेज़ होती हैं, वो हम लोग जानेंगे समुद्र विज्ञान में। लेकिन हेरिंग का नाम काफ़ी है, और हेरिंग जब बात होती है कि ऐसी फ़िशेज़ जो ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब लोग पसंद करते हैं, तो हेरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनमें। तो हेरिंग की जो हड्डियाँ होती हैं कुछ ऐसी होती होंगी, मैंने तो नहीं देखी हैं, तो और लग भी रहा है फ़िश की हड्डियों जैसा ही ये शेप बन के आ रहा है। तो जैसे मेन रिवर आ रही है और मेन रिवर में जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जब ऐसे शेप में मिल रही हैं कि वो ऐसा देखने में लगे कि हेरिंग जो फ़िश होती है उसकी हड्डियाँ हों, उसकी बोन्स हों, तो ऐसा जो हम लोग का ड्रेनेज पैटर्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेरिंग बोन ड्रेनेज पैटर्न या हेरिंग बोन सिस्टम। तो देखिए कितना सिंपल सा ये सिस्टम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको उस मछली को माइंड में रखना है और आसानी से
कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर रहेगा, कुछ भी इसमें भूलने जैसी चीज़ नहीं है। अब आगे जो नेक्स्ट हम लोगों का ये है इनडिटर्मिनेट ड्रेनेज पैटर्न, अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप। जैसे ये जो फिगर है ये बहुत जटिल है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि आयताकार होगा या वृक्ष के आकार का होगा या फिर गुंबद वाला होगा, वलयाकार होगा, तो वहाँ पे तो हमको शेप समझ में आ रहा है कि हाँ ये आयताकार है, ये वलयाकार है, हम शेप को पहचान पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हम शेप को नहीं पहचान पाते, इतना मिक्स होता है, इतना कॉम्प्लेक्स शेप होता है कि हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते कि ये वलय है या ये आयत है या ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी जब स्थिति बनती है कभी कभी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ड्रेनेज पैटर्न या अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप। ये मेनली हम लोगों को जहाँ पे लेक्स काफ़ी होती हैं और छोटी छोटी लेक्स होती हैं, और लेक्स से क्या होता है कि लेक से ढेर सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे इस तरह का हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे फिनलैंड में लेक्स बहुत हैं, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है इस देश को, फिनलैंड को कहा जाता है। और फिनलैंड में इस तरह का हम लोगों को पैटर्न देखने को मिलता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि इनडिटर्मिनेट ड्रेनेज पैटर्न के लिए कौन सी कंट्री फेमस है या कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आंसर होगा फिनलैंड। तो चलिए एक बार हम लोग फिनलैंड की लोकेशन देख लेते हैं यूरोप में। यूरोप का एक बहुत ही सुंदर सा देश, काफ़ी हाई लैटिट्यूड्स पे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा, यहाँ पे बाल्टिक सी नीचे है, बगल में नीचे इसके फिनलैंड की खाड़ी भी है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, गल्फ ऑफ बोथनिया, ये सारी चीज़ें याद होंगी आप लोगों को। तो ये बात हो गई किसकी, अनिश्चित वाले की। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने है डिजर्ट की तस्वीर। तो ये कौन सा पैटर्न है, ये है हम लोगों का इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न या प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप। ऐसी स्थिति, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभी, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि रिवर्स, ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उनमें परमानेंट उनका फ्लो नहीं होता रिवर्स का। रिवर्स जो होती हैं, जो हम लोग के सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पे मौसमी होती हैं, वर्षा हुई तो रिवर्स का फ्लो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो ऐसे स्थान, दो तरह के प्लेसेस पे इस तरह का हम लोगों को पैटर्न देखने को मिलता है। एक तो ये हम लोग के डिज़र्ट हो गए, जहाँ पे मौसमी नदियाँ होती हैं जो कि गर्मी में सूख जाएंगी जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जब वर्षा का समय आएगा तो ये कुछ समय के लिए दिखाई देती हैं। एक तो ये, और दूसरा ये आपके सामने जो तस्वीर है, भाबर तराई रीजन जो हम लोग जानते हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर, ये जो बेल्ट होता है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जब पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ उतरती हैं तो भाबर वाले एरिया में क्या होता है, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। और जो तराई होता है वहाँ छोटे छोटे होते हैं। तो जो भाबर में रिवर्स उन बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों में विलुप्त हो जाती हैं, और जब तराई रीजन में आती हैं तो फिर से पुनः प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उतने बड़े बड़े नहीं होते पत्थर के टुकड़े तराई बेल्ट में। तो जो भाबर में नदियाँ गायब हो रही हैं या विलुप्त हो रही हैं, और इसके पहले हम लोगों ने देखा डिज़र्ट में भी नदियाँ जो है मौसमी होती हैं, कभी कभी विलुप्त भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा रिवर्स का फ्लो हो रहा है। तो ये दो जो ऐसे स्थान हैं, एक तो ये भाबर तराई वाला और दूसरा डिज़र्ट वाला, तो दो इस तरह के जो प्लेसेस हैं जहाँ पे रिवर्स का हमेशा फ्लो नहीं होता है। जैसे भाबर तराई वाले में रिवर आई, कुछ समय के लिए गायब हो जाती है, फिर वो गायब नहीं होती है, एक तरीके से हमें ऐसा प्रतीत होता है रिवर तो फ्लो हो ही रही है लेकिन वो अंदर अंदर फ्लो करती है। और डिज़र्ट, तो ये जो दो स्थान होते हैं वो इस तरह के पैटर्न के एग्जाम्पल होते हैं, इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, अब ये नेक्स्ट तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट, भूमिगत अपवाह प्रतिरूप, या जो हम लोगों का कह सकते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी में जो हम लोग पढ़े थे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग का यूज़ होगा। इसके लिए भी कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि जो आपका सरफेस हो वो चूने के पत्थर वाला सरफेस होना चाहिए,
जिससे कि जब वहाँ पे रेनफॉल हो तो उससे क्या हो कि वो उस सरफेस को घोल सके और चूने के चट्टान वाले एरियाज़ में तरह तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं ग्राउंड वाटर के माध्यम से। हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे स्थान, इसके एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे इंडिया में, जैसे गुप्त गोदावरी, बिहार में गुप्तधाम कंदरा, और उत्तराखंड में भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम्पल्स हैं। गुप्त गोदावरी चित्रकूट सबसे फेमस एग्जाम्पल इंडिया में। इसके अलावा यूएसए में कार्लसवाद केव, मैमथ केव, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर वाले हम लोगों के लैंडफॉर्म्स बनते हैं वहाँ पे हम लोगों को यही वाला पैटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने के बाद जो वाटर होता है, जो स्ट्रीम होती है, जब जैसे कोई स्ट्रीम है तो स्ट्रीम वहाँ पे क्या करेगी कि सरफेस को घोलेगी और फिर अंदर अंदर उसका फ्लो होगा। जल जो है रिस रिस के अंदर की ओर चला जाएगा और फिर अंदर अंदर वो काटता रहेगा और तरह तरह के लैंडफॉर्म्स को बनाता रहेगा। तो ये हम लोग का होता है भूमिगत अपवाह प्रतिरूप। सरफेस के नीचे तरह तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई हो प्लेस तो ज़रूर घूमने जाएं। मुझे तो कई बार गुप्त गोदावरी जो कास्ट एरिया है वहाँ जाने का मौका मिला, और ढेर सारे जो हम लोग लैंडफॉर्म्स किताबों में पढ़ते हैं वो सारे लैंडफॉर्म्स वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं रियल में। बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगी और एक लगेगा कि जो चीज़ हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं वो चीज़ हम लोग रियल में देखने से उस चीज़ को काफ़ी नॉलेज भी बढ़ती है और अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये हम लोगों का पैटर्न के टाइप्स का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था और इसलिए मैंने इसको कल वाले में ऐड नहीं किया, क्योंकि कल वाला चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाला था। तो इसलिए मुझे लगा कि उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और इसमें तो हम लोग को सिर्फ शेप को देखना था। और एक अब हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं। ये चार्ट आप लोग जो आपके सामने है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चार्ट ये, जिसको हम लोगों ने कल देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम सीक्वेंट, इनसीक्वेंट, सीक्वेंट में कॉन्सीक्वेंट, सबसीक्वेंट, रीसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट, और इनसीक्वेंट में सुपर इम्पोज्ड एंड एंटीसीडेंट। मतलब ड्रेनेज सिस्टम में आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक, अब बात आती है ये पहला चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ज़रूर बनाइए इसको अच्छे से। नेक्स्ट जो चार्ट है हम लोगों का, ये पैटर्न। तो पैटर्न में सिंपल है, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पैटर्न का मतलब होता है रिवर और ट्रिब्यूटरीज का जो एक ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है, जो अरेंजमेंट है उनका, वही होता है पैटर्न। कैसा देखने में लग रहा है वो शेप। तो ये ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर, रेडियल, सेंट्रीपिटल, एनुलर, हेरिंगबोन, पैरेलल, इनडिटर्मिनेट, इंटरमिटेंट और ग्राउंड वाटर। तो ये जो आपके पैटर्न्स हैं ये सभी नाम याद होने चाहिए। और इस नाम का कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज़ है ही नहीं, जो नाम है वही शेप है। अब हेरिंग बोन में आपको क्या याद रखना है? हेरिंग बोन में बस यही है कि जैसे हेरिंग बोन होता है वैसा ही उसी शेप में ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स आपस में मिलती हैं, वैसा शेप बनता है। तो कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा इसमें नहीं है, बस आपको काम ये करना है कि सबका फिगर बना लीजिए अपने नोट्स में और बस माइंड में रखिए कि हेरिंग बोन में ये वाला फिगर है, ट्रेलिस में ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर में ऐसा शेप बनेगा। बस वो शेप आपके माइंड में होना चाहिए बस, और इसमें ज़्यादा कुछ जटिल चीज़ नहीं है। और ज़्यादा ये जो फर्स्ट पार्ट था वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला हो सकता है आ जाए, बट उतना बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट नेट जेआरएफ के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, आ भी सकता है कभी। लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग किन्हीं और चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आती हैं कि सोन नर्मदा कैसे गुंबद से निकल रही हैं, या कैसे रिवर्स ब्लैक सी में गिर रही हैं, या जो गंगा है उसका पैटर्न वृक्ष वाला है। तो इससे हम लोग को पता रहेगा कि हाँ हम लोग एक बार इसको पढ़ चुके हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अदर टॉपिक्स में जब ये चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे वो चीज़ हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल
इस पार्ट 2 में इतना ही। अभी आगे हम लोग को बहुत चीज़ें पढ़नी है। अभी ब्रह्मपुत्रा का पार्ट 2 आने वाला है, फिर गंगा में पार्ट 2 करेंगे, इंडस को पढ़ेंगे, रिवर्स में ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।